बहुजन खबर दिल्ली के सभी सम्मानित दर्शकों को सादर जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी पूरे दिल्ली प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2025 का नतीजे आ चुके हैं। और नतीजे कैसे हैं मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होगी। सुबह से आप सब लोग टीवी अखबार के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ट्विटर फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे। फिर भी बताना अपना फ़र्ज़ है, क्योंकि भाई बहुजन खबर दिल्ली का सच्ची सही सकारात्मक जानकारियाँ देने का ही काम है। तो अब क्योंकि 70 की 70 विधानसभाओं के नतीजे लगभग घोषित हो चुके हैं, केवल एक सीट का अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन विकासपुरी सीट है शायद वो, और उसका भी नतीजा भाजपा के पक्ष में है। तो हम बात करते हैं आज के दिल्ली आम चुनाव 2025 विधानसभा 2025 के नतीजों के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सकारात्मक तो नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के नज़रिए से देखा जाए तो ये नतीजे सकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम बहुजनों को, खास करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, अनुयायियों को कभी भी हताश और निराश नहीं होना है। नतीजे चाहे जो भी हों, क्योंकि हम सब जानते हैं ये नतीजे कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, उन सब भी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक बार इन नतीजों के बारे में कि कौन कौन सी विधानसभा से कौन कौन से प्रत्याशी और कौन सी पार्टियां जीती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आदर्श नगर, जहां से बीजेपी जीती है। फिर अंबेडकर नगर, वहां से अजय दत्त आम आदमी पार्टी से। बाबरपुर से गोपाल राय आम आदमी पार्टी। बदरपुर से राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी। बादली से दीपक चौधरी बीजेपी। बल्ली मरान से इमरान हुसैन आम आदमी। बवाना सुरक्षित सीट से रविंद्र सिंह बीजेपी। बिजवासन से कैलाश गहलोत बीजेपी। बुराड़ी से संजीव झा आम आदमी। चांदनी चौक से प्रदीप सिंह आम आदमी। छतरपुर से करतार सिंह तंवर बीजेपी। दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान आम आदमी। देवली सुरक्षित सीट से प्रेम चौहान आम आदमी। द्वारका से प्रद्युम्न सिंह राजपूत बीजेपी। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली बीजेपी। घोंडा से अजय महावर बीजेपी। गोकुलपुर से सुरेंद्र कुमार आम आदमी। ये वही सुरेंद्र कुमार है जो पहले बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं, तो वो भी अब आम आदमी पार्टी से जीत गए गोकुलपुर सीट से। और उसके बाद है गेटर कैलाश, शिखा राय जीती हैं, भाजपा से हैं शिखा राय। और हरिनगर श्याम शर्मा जीते हैं हरिनगर से, बीजेपी के खाते में गई है। जनकपुरी से आशीष सूद, वो भी बीजेपी। जंगपुरा से तविंदर सिंह मारवाह, वो भी बीजेपी। कालकाजी से आतिशी मार लेना, वो भी आम आदमी पार्टी। और करावल नगर कपिल मिश्रा जीते हैं। करोल बाग विशेष रवि, ये करावल नगर सीट पर अभी हम बात करेंगे आगे चल के। करोल बाग सुरक्षित सीट है, विशेष रवि जीते हैं आम आदमी पार्टी से। और कस्तूरबा नगर से नीरज भसोया जीते हैं बीजेपी के। अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, लिखा तो यही है इस लिस्ट में, वैसे बैसोया होना चाहिए। और फिर 26वें नंबर पर है किराड़ी, अनिल झा आम आदमी पार्टी। कोंडली से कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी, ये वही मोनू हैं जिनका, कुलदीप कुमार मोनू और वकार चौधरी का बहुत चर्चा में आए थे लोकसभा चुनाव से पहले। ये कुलदीप कुमार जीत गए हैं आम आदमी पार्टी से कोंडली विधानसभा। कृष्णा नगर अनिल गोयल जीते हैं। लक्ष्मी नगर अभय वर्मा जीते हैं। मादीपुर सुरक्षित सीट है, कैलाश गंगवाल जी जीते हैं बीजेपी से। मालवीय नगर सतीश उपाध्याय जीते हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, तो मालवीय नगर से वो जीत गए हैं। मंगोलपुरी राजकुमार चौहान जी जीते हैं। मटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल जीते हैं आम आदमी पार्टी से। और मटियाला से संदीप सहरावत जीते हैं बीजेपी के। महरौली से गजेंद्र सिंह यादव जीते हैं बीजेपी के। मॉडल टाउन से अशोक गोयल जीते हैं बीजेपी के। मोती नगर से हरीश खुराना। मुंडका से गजेंद्र ढाल। मुस्तफ़ाबाद से मोहन सिंह बेस्ट। और नजफगढ़ से नीलम पहलवान। नांगलोई जाट से मनोज कुमार शौकीन। और नरेला से राजकरण खत्री। और नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा। ये सभी के सभी प्रत्याशी भाजपा के हैं। उसके बाद ओखला सीट पर हम आते हैं, 44वें नंबर पर ओखला सीट है। अमानतुल्लाह खान जीते हैं आम आदमी पार्टी से। पालम से कुलदीप सोलंकी बीजेपी। पटेल नगर सुरक्षित सीट प्रवेश रतन जीते हैं आम आदमी पार्टी से। पड़पड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी जीते हैं बीजेपी। आर के पुरम से अनिल कुमार शर्मा बीजेपी। राजेंद्र नगर से उमंग बजाज बीजेपी। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी। रिठाला सीट से कुलवंत राणा बीजेपी। और रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी। रोहताश नगर से जितेंद्र महाजन बीजेपी।
सदर बाजार से सोमदत्त आम आदमी, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी बीजेपी, सीलमपुर से चौधरी जुबैर अहमद आम आदमी, सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान आम आदमी, शाहदरा से संजय गोयल बीजेपी, शकूर बस्ती से करनाल सिंह बीजेपी, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता बीजेपी, सुल्तानपुर माजरा मुकेश कुमार अहलावत आम आदमी, तिलक नगर से जरनैल सिंह आम आदमी, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह आम आदमी, त्रिनगर से तिलकराम गुप्ता बीजेपी, त्रिलोकपुरी से रविकांत, सुरक्षित सीट है ये, रविकांत बीजेपी, तुगलकाबाद से सहीराम आम आदमी, उत्तम नगर से पवन शर्मा बीजेपी, विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह जीत चुके हैं। इस सीट पे बहुत देर से, काफ़ी देर से चल रहा था, लेकिन वो शायद क्लियर हो गई विकासपुरी भी। तो पंकज कुमार सिंह बीजेपी से जीत गए हैं। और विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा जीते हैं बीजेपी। और 70वें नंबर पर वजीरपुर सीट पूनम शर्मा जीती हैं, ये भी बीजेपी। और इन सब के अलावा मेन चीज़ है, आपने पूरी लिस्ट सुनी 70 के 70 विधानसभाओं की, इसमें केवल आम आदमी और भाजपा और आम आदमी, इसके अलावा और किसी पार्टी का नाम तक नहीं आएगा। ऐसा ही चला आ रहा है और ये बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। और रही बात बहुजन समाज पार्टी के नतीजों की, तो बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली की लगभग 68 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 0.58%, लगभग 58% वोट, 0.58% वोट, जो कि कुल संख्या में होता है 55,066 वोट। 55,066 वोट, जी हाँ, क्योंकि अभी मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती कि मैं उस तस्वीर को आपके पास लगा सकूं, लेकिन आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। 55,066 वोट अभी तक दिखा रहा है। तो ये हैं अभी के दिल्ली चुनाव के परिणाम। अब हम आते हैं इन परिणामों के कारण और कारण के निवारण पर। जी, जैसा कि सभी बहुजनों का यही सोचना है, यही मानना है कि भाई जो जो वोट मिले हैं, मतलब पूरी दिल्ली में देखा जाए तो बेहद मजबूती से, दमदारी से लगभग 100% सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया बहुजन समाज पार्टी ने। और बहुजन समाज के एक एक कार्यकर्ता, समर्थक, अनुयायी, पदाधिकारी, तमाम लोगों ने, और उन सबसे भी ऊपर परम आदरणीय बहन जी और माननीय आकाश आनंद भाई जी जैसे जो बड़े लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व के हैं, उन्होंने पूरे तन मन धन से, पूरे समर्पण के साथ नीतियां बनाकर देने का काम किया, पॉलिसी बना करके देने का काम किया। और पूरे देश से जो हमारे बेहद समर्पित मिशनरी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको लगाने का काम किया। अक्टूबर में परम आदरणीय बहन जी ने 5 जोन में बांट करके 5 प्रभारी बनाए गए मुख्य तौर पर, उनके साथ में और भी सहयोगी पदाधिकारी लगाए गए। वो सब जिम्मेदार पदाधिकारी आप हमारे बहुजन खबर दिल्ली पर परिचित हैं उन सब चीज़ों से। लेकिन अब हम अगर बात करें इन परिणामों की, तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ये पूरी मेरी अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से, बहुजन खबर दिल्ली के माध्यम से, कि भाई ये जो भाजपा है और आम आदमी पार्टी है और या फिर कांग्रेस है, ये कोई अलग नहीं है। ये सब के सब कौन है? मनुवादी हैं। और इन लोगों ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत ही तो आम आदमी पार्टी का जन्म कराया था 2008 के चुनावों के बाद। ये हम सब लोग जानते हैं, इंटरनल जो लोग हैं बसपा के, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन इन चुनावों से पहले, यदि आपको याद हो, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उनकी कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री जेल में थे, और लोकसभा के चुनाव से तुरंत पहले उनको जमानत दी गई, सशर्त जमानत दी गई। वो क्यों दी गई? वो इसी शर्त के साथ दी गई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, भाई लोकसभा तो ये जीत नहीं सकते क्योंकि ईवीएम है तो मुमकिन है। ये सारा गेम है जो ईवीएम का गेम है, ईवीएम का गेम है, ईवीएम का गेम है। और मैं एक बार भी बोलूं या 1000 बार भी बोलना पड़े तो भी मैं यही बात बोलूंगा, ये नतीजे मेरे और आपके दिए हुए वोट के नतीजे नहीं है। ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। मैं तथ्यों और तर्कों के आधार पर इसको साबित करने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि नई दिल्ली सीट पर मैंने कई प्रत्याशियों को देखा, क्योंकि वहां पर बहुत सबसे मतलब काफ़ी सारे ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें से कई सारे लोग निर्दलीय थे। और जहां तक, क्योंकि मैं चुनाव प्रक्रिया का मतलब हिस्सेदार भी रहा हूं, मैं देखता रहा हूं इलेक्शन एजेंट के तौर पर कालका जी में, तो मुझे मालूम है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को लड़ने के लिए कम से कम उसी विधानसभा के 10 वोटर, जी हाँ 10 वोटर प्रस्तावक के तौर पर देने पड़ते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जो लोग उसके प्रस्तावक बन करके उसका प्रस्ताव दे रहे हैं, क्या वो लोग भी वोट नहीं देंगे उन्हें? मैंने चुनाव परिणामों को देखा और अपने अनुभव के आधार पर उनकी समीक्षा की, और उस आधार पर मैं अब ये बात कह रहा हूँ कि किसी को 8 वोट मिले, किसी को 9 वोट मिले, किसी को 5 वोट मिले। मतलब क्या है ये? क्या उन्हें 10 वोट भी नहीं मिले हैं?
तो जब उन लोगों के साथ भी ये सब हो रहा है और तमाम बड़ी सारी पार्टियां थीं, क्षेत्रीय दल भी थे और तमाम छोटे मोटे दल भी थे, उन सब को भी कहीं से भी कोई भी सम्मानजनक नहीं दिया। हाँ, एक चीज और नोटिस करी मैंने, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार जी वाले जो भाजपा के सहयोगी हैं, उनको वोट परसेंटेज लगभग 1% का है। बहुजन समाज पार्टी जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, अकेले अपने बहुजनों के बल पर चुनाव लड़ती है, उसको मिला है 0.58% वोट, मतलब 1% से भी कम, आधे प्रतिशत से थोड़ा सा ज्यादा। और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, जिसका कोई वजूद दिल्ली जैसे शहर में तो नहीं है, ना कहीं किसी ने प्रचार देखा, ना कोई प्रत्याशी देखा, केवल भाजपा के साथ गठबंधन में होने के नाते उनको 1% से ऊपर का वोट दिखाया जा रहा है। और रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, वर्तमान में तो चिराग पासवान जी हैं उसके मुखिया, उनकी पार्टी को भी लगभग बसपा से थोड़ा सा कम 0.53% वोट मिलता है, जबकि उनका कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद भी। तो ये सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तभी हुई जब अरविंद केजरीवाल जी और भाजपा के बीच में ये शर्तें तय हुई कि हम आपको जमानत देंगे और आपको दिल्ली खाली करके जाना पड़ेगा, दिल्ली भाजपा को सौंपकर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी आरएसएस के ही बनाए हुए लोग हैं और भाजपा भी और कांग्रेस भी। ये सारे के सारे जितने भी मनुवादी दल हैं या इन मनुवादियों के भी पिछलग्गू हैं, कुछ पिछलग्गुओं ने आकर के दिल्ली में प्रचार करने का भी काम किया। कोई लाल टोपी लगा के आते हैं, कोई सफेद साड़ी पहन के आते हैं, तो आप सब समझदार हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे। उन जैसों का जिनका कोई वजूद नहीं है, उन्होंने भी अपनी ताकतें आजमा ली, सब कुछ कर लिया, मगर क्या हुआ? हुआ वही जो ईवीएम को मंजूर था। तो ये सारे के सारे जो चुनावी नतीजे हैं, चुनावी परिणाम है, इनसे हम बहुजन समाज के लोगों को बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मेहनत पर, हाँ जी हाँ, हमें अपनी मेहनत पर और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुछ तो सच्चाइयां भी हैं जिनको बड़ी बेबाकी से आज मैं कहने का प्रयास करूंगा। जहां तक मुझे लगता है, मैं अपनी बात जो मेरे मन में आती है मैं कह देता हूं, और शायद इसीलिए बहुत से लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता। परम आदरणीय बहन जी ने बहुत पहले से कहा कि भाई घर घर चलो अभियान चलाओ। कितने पदाधिकारियों ने धरातल पर उतर कर घर घर जाने का काम किया? 0, 0। काम क्या होता था? बहन जी ने कहा 50% युवाओं और महिलाओं को भागीदारी दो। काम क्या हुआ? उन्हीं पुराने बसपाइयों को, उन्हीं कैडराइज मिशनरी लोगों को, वही 50-60 लोगों की टीम को एक बंद कमरे में बुला लिया। उनको क्या कैडर देने की जरूरत है? जो अपने खानदानी तौर पर 40 साल 50 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी पीढ़ियों तक को, अपने बच्चों को भी अपने लगाया है बसपा में, उन्हीं लोगों को अगर हम घेर करके कमरे में बंद करके कहें कि हमने कैडर दे दिया, उन्हें क्या कैडर दे देंगे? तो समझना पड़ेगा कि बहन जी के कहने का और पॉलिसी बनाकर देने की जो असल मंशा थी, क्या हमने उसको समझा? हमने उसको नहीं समझा। चाहे वो 5 जोन के प्रभारी हों, चाहे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे प्रभारी हों, या हमारे जिले के पदाधिकारी हों, विधानसभाओं के प्रभारी हों, चाहे मैं स्वयं खुद क्यों ना हो, कमी तो है भाई। लोगों के घर घर तक जाना, और पूरे 5 साल तक अगर हम काम करते तो हमारे विधानसभा स्तर पर लगभग 1250 लोगों की टीम गठित होनी चाहिए थी। प्रत्येक विधानसभा में 1250 लोगों की टीम गठित होनी चाहिए थी। ये बसपा की कार्यशैली का एक नमूना भर है। और क्या आप समझते हैं कि किसी भी विधानसभा में 1250 लोग आज संगठन का हिस्सा हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं? नहीं है। बिल्कुल निष्पक्षता के साथ ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि 1250 लोग किसी भी विधानसभा में दिल्ली के अंदर नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदारी हमारे शीर्ष नेतृत्व अपने आप देखें। कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम केवल एक माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बातों को, जो एक जनता के दिल की आवाज है, ग्राउंड लेवल की आवाज है, हम एक मीडिएटर का काम कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। जो मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि भाई अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन ठीक प्रकार से किया होता तो प्रत्येक विधानसभा में 1250 लोगों से ऊपर की टीम होती, और 70 × 1250 कर देते तो कितने लोग होते? क्या किसी एक भी विधानसभा में है? यदि नहीं है तो ये उसी का परिणाम था। ये उसी का परिणाम था कि ऐन चुनाव के समय पर कार्यकर्ताओं को ढूंढ करके चुनाव लड़ाना पड़ा, महज औपचारिकता निभाने के लिए। जी हाँ, हो सकता है मेरे शब्द कड़े हों,
किसी को भी अच्छे ना लगे, लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश ने महज औपचारिकता निभाई। जो कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं को सदा से ये पढ़ाया गया, ये समझाया गया कि कार्यकर्ता को कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव सदैव सक्षम व्यक्ति को ही लड़ना चाहिए जो चुनाव लड़ने में सक्षम हो। क्या बसपा अपने उस मूल मंत्र को भूल गई जो आज उसने अपने दबे कुचले शोषित वंचित गरीब झुग्गी झोपड़ी जैसे में रहने वाले को मजबूर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा दिया? उन्होंने जैसे तैसे फीस तो भर ली, लेकिन उसके आगे जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का धन पाने वाले धन्ना सेठ हैं, इनके पास धन का अकूत भंडार है, उनका मुकाबला वो नहीं कर पाए। सच्चाई ये है। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली प्रदेश की इकाई को खास करके ये बात बड़ी गहराई से सोचनी समझनी पड़ेगी और रणनीति में बदलाव लाते हुए घर घर तक जाना पड़ेगा। अभी केवल 2025 का चुनाव समाप्त हुआ है, 2030 में फिर आ जाएगा। चुनाव तो आनी जानी चीज, लेकिन संगठन तो शाश्वत है। और जो लोग कह रहे हैं कि बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। 10 अप्रैल 2028 तक मैं लिख के दे सकता हूं, मैं लिख के दे रहा हूं लिखित में, तर्कों और तथ्यों के आधार पर, क्योंकि हम सच्ची सही जानकारी रखते हैं तो हम बता सकते हैं। 10 अप्रैल 2028 तक बसपा के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के दर्जे को कहीं से भी कोई खतरा नहीं, कोई उसको हिला नहीं सकता। भाजपा नहीं, कोई और भी आ जाए। और भाजपा की यदि सरकार दिल्ली में बनी है तो सोची समझी रणनीति के तहत बनी है, क्योंकि ये सारे के सारे मनुवादी खरबूजे की तरह एक हैं, जो बाहर से धारियों में अलग अलग दिखते हैं। कोई आम आदमी के रूप में दिखता है, कोई कांग्रेस के रूप में दिखता है, कोई भाजपा के रूप में दिखता है, लेकिन अंदर खाने ये बिल्कुल एक हैं। इनकी जड़ एक है, खाद पानी मिलने वाले स्रोत एक हैं, इनकी विचारधारा एक है, और इन सब को खौफ किससे है? एकमात्र बहुजन समाज पार्टी से है। ये बात हमको घर घर तक जाकर के, जन जन तक जाकर के अपने महानायकों के संदेश को पहुंचाने का काम करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। मेरी तो जिम्मेदारी है और मैं तो करूंगा। अगले 5 साल भी इस बहुजन खबर दिल्ली के माध्यम से भी और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी जहां तक संभव होगा, तन से भी मन से भी पूरे समर्पण से मैं बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापना का संकल्प लेकर के चल रहा हूं। और ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है कि 2030 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार यदि मैंने नहीं बनाई तो मुझे फिर मुंह दिखाने का भी, शक्ल दिखाने का भी, जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। बातें बहुत सारी हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। आशा करता हूँ मेरी कुछ बातों से सहमत होंगे। यदि सहमत हो तो भी कमेंट में बताएं, और असहमत हो तो भी कमेंट में बताएं, और अधिकतम अपने बहुजनों तक हमारी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करता हूं। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम।